करीब 50 साल की एक महिला अपने 2 बेटों के साथ प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाती है। स्नान करने के बाद जैसे बाहर निकलती है, अचानक ही उसकी नज़र एक अघोरी बाबा पर पड़ जाती है और अघोरी बाबा को वो बार बार एक टकटकी लगाए देख रही थी। कभी वो उनकी आंखों को देख रही है, तो कभी उनके ललाट को देख रही है, कभी हाथों को देख रही है। इस तरह से लगातार उनके आसपास चक्कर काट रही थी और इसके बाद वो एक जगह जाकर रुक जाती है और लगातार जब बाबा की तरफ देख रही थी तो देखते ही देखते उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन अब जो आवाज़ थी वो निकल ही नहीं पा रही थी। जब बेटा ने अपनी माँ को इस रूप में देखा तो वो अपनी माँ से कहता कि माँ, तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है, क्या दिक्कत परेशानी है। जैसे ही बेटे ने अपनी माँ से ये बात पूछी तो माँ कहने लगती है कि बेटा कुछ भी नहीं। तभी बेटा जिद करने लगता है, पूछता है कि माँ आखिर ऐसी क्या बात है, मैंने इससे पहले तुम्हें कभी परेशान होते हुए नहीं देखा। वो कहती है कि बेटा, जो व्यक्ति सामने साधु के रूप में है, अघोरी के रूप में है, दरअसल वो कोई और नहीं, वो तेरे पिता हैं। जैसे ही बेटे ने ये बात सुनी, बेटे को यकीन नहीं हो रहा था। उसके बाद देखते ही देखते यहाँ पर सैकड़ों लोगों का जमघट लग जाता है। वो महिला अपनी पूरी कहानी बताने लगती है। बेटा जाता है और पास में जाने के बाद बाबा के कान में कहता है कि बाबूजी घर चलो, सब लोग बहुत परेशान हैं, सब लोग तुम्हें बहुत याद करते हैं। जैसे ही बाबा ने उस लड़के की तरफ देखा तो उस लड़के ने कहा कि तुम चलना क्यों नहीं चाहते हो। तो बाबा ने फिर उसके बाद कुछ नहीं कहा, एकदम से शांत हो जाते हैं और वो अपनी मौन साधना में विलीन हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में घर वाले करें तो क्या करें। जब इस बात की सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पहुंचती है तो उन्हें लग रहा था कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। जो व्यक्ति अब से 27 साल पहले अचानक से लापता हो गया हो, वो महाकुंभ में जहाँ करोड़ों लोग जा रहे हों, आखिरकार इस महिला को उसके पति ही क्यों मिलते हैं। आज की इस कहानी के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कैसे तो वो बिछड़ा था और कैसे वो मिल जाते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है झारखंड प्रदेश का एक ज़िला है धनबाद, और धनबाद ज़िले का ही एक भूली टाउन लगता है। भूली टाउन के पास ही एक छोटा सा गाँव है जिसका नाम है श्यामनगर। दरअसल श्यामनगर गाँव के कुछ लोगों का जत्था उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ में ये स्नान करने के लिए जाते हैं। जैसे ही वो पहुंचते हैं महाकुंभ के थाना महावीर जी क्षेत्र में, वहाँ स्नान करके जैसे निकल रहे थे, अचानक ही गांव के उन 2-4 लोगों की नज़र एक बाबा पर पड़ती है और बाबा को देखने के बाद वो देखते रह जाते हैं। आपस में बातचीत करते हैं और कहते हैं कि देखो कितना इत्तेफाक है, अपने गाँव के जो ये गंगा सागर यादव और साथ ही जो उनका बहुत खास दोस्त राजकुमार गोसाई, दोनों की शक्ल बिल्कुल वैसी की वैसी नहीं दिखाई देती है। जब इस तरह की बातें गांव के लोग आपस में करने लगते हैं तो कहने लगते हैं कि ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि दोनों की शक्ल जो दोनों गांव के हैं वो यहाँ दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। होना हो क्योंकि वो 27 साल पहले अचानक से लापता जो हो जाते हैं, हो सकता है कि वही हो। अब जैसे ही गांव के उन व्यक्तियों ने उन दोनों से बातचीत करने की कोशिश की, जो कि एक साधु के रूप में थे, एक अघोरी के रूप में थे, तो उन्होंने इन बातों का जवाब देना उचित नहीं समझा और वो अपने काम में, अपने साधना में विलीन हो जाते हैं। इसी बात पर इन गांव वालों को कुछ शक होता है। सुबह होता है, इसी बीच में किसी ने चुपके से मौका पाते ही वीडियो बनाया, फ़ोटो खींचा और फ़ोटो खींचने के बाद अपने ही गांव का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम मुरली यादव होता है, मुरली यादव को फ़ोटो और वीडियो भेजते हैं। कहते हैं कि ज़रा गौर से देखो, मुझे कुछ यहाँ पर कुछ अलग लगता है। जैसे ही मुरली यादव ने ये वीडियो फ़ोटो देखा तो उसको भी यकीन नहीं हो रहा था कि जो फ़ोटो जो वीडियो दिखाए गए थे। दरअसल ये कहानी श्यामनगर गांव की है। श्यामनगर का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है देवलाल यादव। हालांकि देवलाल यादव अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन कुछ साल पहले उनके 4 बेटे होते थे। एक बेटे का नाम गंगा सागर यादव, दूसरे का नाम प्रयाग यादव, तीसरे का नाम मुरली यादव, चौथे का नाम बद्र यादव। दरअसल ये चारों बेटे अपना जो मेहनत करते थे, खाते कमाते थे, मजदूरी करते थे। इन्हीं में से एक बेटा होता है जिसका नाम गंगा सागर यादव होता है। गंगा सागर यादव दरअसल पशुओं का व्यापार करता था, कभी पशुओं को खरीदता था, कभी बेचता था, कभी दूध का कारोबार, इस तरह से लगातार कारोबार अपना कर रहा था। ये बात साल 1998 की है। उसके छोटे भाई की शादी समारोह होने वाली थी। वो अपनी पत्नी से कहता है, धनवतो देवी से, कि तुम्हारे पास नए कपड़े भी नहीं हैं, एक काम करता हूँ, मैं शहर जाता हूँ और शहर जाकर तुम्हारे लिए बढ़िया सी साड़ी लेके आता हूँ, तुम्हारे लिए बढ़िया से सामान लेके आता हूँ। जैसे ही इस गंगा सागर यादव ने अपनी पत्नी से ये बात कही तो पत्नी के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि उसका अक्सर शहर जाना ये सब होता रहता था। दरअसल धनवतो देवी को एक बेटा होता है जिसकी उम्र लगभग 2 साल के आसपास होती है। वो लगभग 4 महीने की गर्भवती भी होती है। पति जब यहाँ से जाता है तो जाने के बाद फिर शाम को लौट कर नहीं आता। भाई की शादी भी नज़दीक आ चुकी थी और इसी तरह से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीत जाते हैं।
दरअसल वो पहले भी इस तरह से गायब हो जाया करता था। जब पशुओं का व्यापार करता था तो कई कई दिन घर से गायब हो जाया करता था। अब घर वालों की लगातार चिंता बढ़ जाती है, परेशानी बढ़ जाती है। घर वालों ने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाने के बाद ये सूचना दी कि जो उसका पति है, जिसका नाम गंगा सागर यादव है, वो घर से लापता हो गया है। उसको हर जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं मिल नहीं रहा है। पुलिस ने भी अपनी तरफ से प्रयास किए। पुलिस ने ये भी कहा कि तुम अपनी तरफ से भी प्रयास करते रहो, रिश्तेदार दोस्त जो भी हों उनके बारे में पता करो। तो एक बचपन का दोस्त होता है जिसका नाम राजकुमार गोसाई होता है। राजकुमार गोसाई भी अपने घर से लापता था, गायब था। अब ये इसके बारे में बाद में लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया कि दोनों ही दोस्त कहीं लंबे निकल गए हैं और इसलिए वापस लौट कर रहे हैं। अब यहाँ से घर वालों की चिंता लगातार बढ़ती चली जाती है। बढ़ इसलिए रही थी क्योंकि इन दोनों का कहीं कोई अता पता चल नहीं पा रहा था, ना ही राजकुमार गोसाई का और ना ही गंगा सागर यादव का। जब आगे वक्त बढ़ने लगता है तो परिवार के लोगों को कुछ समय के बाद एक सूचना मिलती है कि बिहार की राजधानी पटना के अंदर एक गाड़ी के अंदर यानी कि बस के अंदर एक एक्सीडेंट हुआ है और हो ना हो वहाँ पर तुम्हारे पति यानी कि गंगा सागर यादव की मृत्यु होने की खबर है। परिवार के लोग इस सूचना के बाद मौके पर पहुँच जाते हैं। पटना जाने के बाद जो भी वहाँ पर कैजुअलिटी हुई थी उसमें वो अपने पति को या घायलों को पति को तलाश करना शुरू कर देती है। धनवतों को वहाँ पर अपना पति नहीं मिलता और वो परेशान होकर वापस लौट आते हैं। इसके बाद चाहे कोई मेला हो, चाहे कोई जगह हो, जहाँ भी कहीं पुलिस की तरफ से कोई गुमशुदा की रिपोर्ट मिलती थी या फिर अखबार, जहाँ भी वो प्रयास कर सकते थे वहाँ प्रयास कर रहे थे, लेकिन गंगा सागर यादव का कहीं भी कोई अता पता चल नहीं पा रहा था। वो 4 महीने की जब गर्भवती थी तो उसके बाद उसको एक बेटा पैदा हो जाता है। बड़े वाले बेटा का नाम कमलेश होता है और दूसरे वाले बेटे का नाम बिमलेश यादव रखा जाता है। वक्त का पहिया ऐसे ही आगे बढ़ रहा था और इनकी एक उम्मीद थी वो धीरे धीरे टूट रही थी, लेकिन धनवतो यादव की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं टूट रही थी। उसने अपने पति के लिए हमेशा सिंदूर लगाना कभी नहीं छोड़ा। हालांकि गांव वालों ने तो ये मान लिया था शायद कहीं उसको कोई दुर्घटना हो गई होगी, कहीं वो मर गया होगा। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन चल रहा था तो आसपास चाहे वो देश के हों विदेश के हों, यहाँ पर लोग स्नान करने के लिए आ ही रहे थे। इसी बीच में जो झारखंड प्रदेश के ज़िला धनबाद का भूली टाउन के गांव श्यामनगर के रहने वाले गांव के कुछ लोग ये गंगा स्नान करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं और उनकी नज़र पड़ जाती है अघोरी बाबा पर। अघोरी बाबा के पास जब जैसे ही पहुँचते हैं उन्हें यकीन नहीं हो रहा था और इस बात की सूचना दे दी जाती है गाँव में। जैसे ही गाँव में सूचना मिलती है तब धनवतो अपनी दोनों बेटों के साथ, चाहे वो कमलेश यादव हो या बिमलेश हो, और परिवार के लगभग 10 सदस्य मौके पर पहुंच जाते हैं। चाचा हो या चचेरे भतीजे हों या कोई परिवार के सदस्य हों, लगभग 10 लोगों की संख्या 26 जनवरी 2025 को जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं, उसी जगह पर उसी इलाके में जहाँ पर उस बाबा का अपना खुद का टेंट गड़ा हुआ था, जहाँ पर उनकी अपनी पूरी टीम थी, वहाँ जाने के बाद वो महिला अपने पति को देखकर ज़ोर ज़ोर से बिलक बिलक कर रोने लगती है। बेटों को भी यकीन हो चुका था क्योंकि कोई पत्नी अपने पति को आसानी से भूल नहीं सकती। इसके बाद उस अघोरी बाबा ने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? तभी उसने कहा कि तुम भूल रहे हो, तुम मेरे पति हो। जैसे अघोरी बाबा ने ये बात सुनी, अघोरी बाबा को यकीन नहीं हो रहा था ये किस तरह की बातें कर रही थी। तभी वहाँ पर सैकड़ों लोगों का जमघट लग जाता है, मीडिया वाले भी आ जाते हैं और जब मीडिया वाले आते हैं तब महिला ने कुछ पहचान बताई। उन्होंने कहा कि इनका बायां हाथ टूटा हुआ है, आप इसकी जांच करा लीजिए। कोहनी बाहर निकली हुई है, इसकी जांच करा लीजिए। ललाट पर एक गहरा घाव है, आप इसकी भी जांच करा लीजिए। और आगे के 2 दांत बड़े हैं, आप इसकी भी जांच करा लीजिए। ये कुछ पहचान थी जो मौके पर बताई गई थी और पत्नी ने जो दावा करना शुरू किया है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल कोई व्यक्ति घर से अचानक लापता हो जाता है, 27 साल के बाद महाकुंभ में मिल जाता है। इस तरह की कहानियाँ या तो फिल्मों में या फिर किताबों में देखी होंगी, सुनी होंगी, लेकिन ऐसा कोई सचमुच मामला सामने आ जाए तो लोगों को किसी चमत्कार से वो कम नहीं लग रहा था। हालांकि किसी ने कहा कि इनके कान में तुम कहो कि बाबूजी घर चलो, सब परेशान हो रहे हैं। जैसे ही कमलेश यादव बड़े वाले बेटे ने ये बात कही तो वो अब 29 साल का हो चुका था। वो जाता है अघोरी बाबा के कान में, कहता है कि बाबा अब घर चलो, तुम्हें सब याद करते हैं, सब परेशान हैं तुम्हारे लिए। माँ को देखो, अभी तक भी तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाती है। जैसे ही अघोरी बाबा ने ये बात सुनी, उन्होंने कहा कि मेरे कान में सिर्फ महादेव की आवाज़ आती है, इसके अलावा मैं कोई बात सुन नहीं पाता। अब ये बात सुनने के बाद बेटे को भी परेशानी हो जाती है, छोटा बेटा भी परेशान हो जाता है। छोटा बेटा भी बताता है कि जब तुम जाते हो तो मैं 4 महीने का था, माँ के गर्भ में पल रहा था, अब तो घर चलो। माँ, बेटा, पत्नी, परिवार के बाकी सदस्य रो रो कर अघोरी बाबा के सामने कह रहे थे घर चलने के लिए, लेकिन अघोरी बाबा ने साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है, वो बनारस के काशी का रहने वाला है, उसके पिता हैं, माता हैं, परिवार में उसकी पत्नी है, 5 बच्चे हैं,
उसने बचपन देखा है, उसने दोस्त भी हैं, वो 20 साल तक गांव में रह के साधना करता रहा है। आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है, वो व्यक्ति नहीं है जो आपको लग रहा है। दरअसल जैसे ही ये बात वो बाबा कहते हैं, तभी कमलेश और विमलेश एकदम खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप ये सच बोल रहे हैं तो चलिए अपने गांव, हमें अपने गांव दिखाइए, अपने परिवार से मिलाइए, अपने बच्चों से मुलाकात कराइए, अपनी पत्नी से मुलाकात कराइए। हम भी उन्हें अपनी आंखों से जब तक देख नहीं लेंगे हमें यकीन नहीं होगा। लेकिन जब बात मिलवाने की आती है, अचानक ही एक काली माई, एक साध्वी महिला आ जाती है और कहती है कि तुम मेरे पति को परेशान नहीं कर सकते। जब उससे पूछा जाता है कि तुम कौन, वो कहती है कि ये मैं इनकी दूसरी पत्नी हूँ और आपने किसी ने भी इनको परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी सबकी जान ले लूँगी। इस तरह की बातें थी। उस महिला ने पथराव भी करना शुरू कर दिया। ये मामला पुलिस तक भी पहुँच जाता है। जब पुलिस तक पहुँचता है, मीडिया तक पहुँचता है, सारे लोगों तक ये कहानी बड़ी विचित्र सी कहानी लग रही थी। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तभी पुलिस ने के पास एक सूचना दी जाती है। पुलिस से कहा जाता है कि आप डीएनए टेस्ट कर लीजिए, और अगर डीएनए टेस्ट में ये फेल हो जाता है मामला तो हम वापस अपने घर चले जाएंगे, लेकिन हम यहाँ से इस तरह से नहीं जा सकते। हालांकि पुलिस ने, प्रशासन ने उस परिवार को किस तरह से समझा बुझाकर शांत कर दिया। इन सब का अता पता ले लिया गया है ताकि भविष्य में इस मामले की जाँच पड़ताल की जा सके, और जाँच पड़ताल करने के बाद जो दूध का दूध है, पानी का पानी है, वो किया जा सके। क्या वाकई वो एक अघोरी है, क्या वो वाकई बनारस के काशी का रहने वाला है, या वो वाकई धनबतो देवी का पति गंगा सागर यादव है। अभी इस बात की जांच होना बाकी है। और जिस तरह से बाबा जी यानी कि अघोरी महाराज लगातार नजरें बचा रहे थे, उससे कहीं ना कोई शक तो होता ही है। और ये एक तरह ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि ललाट पे चोट का निशान, या साथ में उसका जो एक दोस्त था राजकुमार गोसाई, उसकी भी शक्ल गांव के उस व्यक्ति से मिल रही थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दुनिया में अजब गजब तरीके चमत्कार होते हैं, ये भी एक चमत्कार ही है। यदि सचमुच इसका पति निकला तो वाकई अपना आप में ये एक बेहतरीन, एक अनोखी कहानी होगी जो शायद अब से पहले कभी किसी ने सजीव रूप में तो नहीं सुनी होगी। दोस्तों, जाते जाते ये बदायूं के रहने वाले हैं मुजाहिद खान। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही बिहार के रहने वाले वाहिद अली हैं, उनकी पत्नी साजिया हैं, आज इनकी शादी की सालगिरह है। उत्तर प्रदेश के हाथरस के रहने वाले दीपक कुमार हैं, आज इनकी भी शादी की सालगिरह है। इनको भी शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें सूरत से उदयवीर निषाद हैं, रफ़ीक आलम, लखन सिंह, फिरोजाबाद से मोहम्मद कलीम, उत्तराखंड से मुकुल सिंह, नेपाल से सुनीता कुमारी, नोएडा से नूर आलम, बिहार से मोहम्मद शहजाद, जिया मिश्रा, वाराणसी से मनीष कुमार पटेल, सतीश बाबू, तेजिंदर सैनी, मुरादाबाद से गणेश कुमार, मैनपुरी से बबीता कुमारी, मोहम्मद तौसीफ़ आलम मुजफ्फरनगर से, आकिल अंसारी, एहसान अंसारी, अमरपाल सिंह अलीगढ़ के रहने वाले हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।